तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना आर्ट्स का राइटिंग का मॉड्यूल। सबसे पहले देखते हैं कि राइटिंग में क्या क्या चीज़ें हमारे पास। राइटिंग में दो टास्क होते हैं। एक होता है टास्क वन और एक होता है टास्क टू। उसके बाद अब टास्क वन जो है ना, वो बेसिकली होता है एक आप कह सकते हैं कि जिसकी वेटेज कम है। सर आई थिंक लिस्ट कलेक्ट हो गए हैं। सर आप स्टार्ट करेंगे। सर मैं उनको 1 मिनट मैसेज करता हूँ। आई थिंक वो ज्वाइन कर लेंगे 1 मिनट बाद। आंसर एक दफ़ा देख लेते हैं। तो आप में से अगर कोई भी आर्ट्स का सेशन रन करना चाहता है तो वो ऐसा करे कि एक दफ़ा आर्ट्स के जितने भी इस टाइम सेशन चल रहे हैं ना, उसमें वो पार्टिसिपेट करे। अ, जो ट्रेनर्स या मोटिवेटर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करें कि आज के सेशन का जो टॉपिक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी सेशन में लिसनिंग का मॉड्यूल इस वक्त चल रहा है, तो आप ऐसा करें कि ट्रेनर से रिक्वेस्ट करें कि आज मैं लिसनिंग का जो मॉड्यूल है, आज का जो भी आपका टॉपिक है, उसको मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ, या मैं आज का सेशन, आज का स्पेशल जो लेक्चर है उसे मैं लीड करना चाहता हूँ। तो इससे क्या होगा, आपको एक दफ़ा तो आइडिया हो जाएगा कि आप कैसा पढ़ाते हैं, या आप क्या कहते हैं पढ़ा सकते हैं या नहीं। तो एक से दो दफ़ा ये प्रैक्टिस करें ताकि थोड़ा सा आपको भी आइडिया हो जाए कि पढ़ाते हैं कैसे हैं और कैसे थोड़ा सा अंडर प्रेशर वर्क करते हैं। उसके बाद जब आप इसमें फेमिलियर हो जाएं, 3 से 4 दफ़ा लेक्चर्स दे दें, तो उसके बाद आप ये करें कि जो फॉर्म है उसे फिल करें, चैनल में दिया गया है। और उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा जल्दी चाहते हैं तो मैम मुस्कान को डायरेक्टली टैग कर दें कि मैंने आर्ट्स का सेशन स्टार्ट करना है, तो काइंडली क्या अब अवेलेबल टाइम के अकॉर्डिंग मुझे ना सेशन के बारे में बता दें। तो उससे पहले थोड़ा सा जो की रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपने उससे पहले पढ़ाया हो। तो उसका तरीकाकार यही है कि आप किसी भी सेशन में जाएं और उन्हें कहें कि आज का लेक्चर मैंने पढ़ाना है। थोड़ा सा पहले देख लें कि वो किस कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए, फिर नेक्स्ट डे आप क्या करें, उस लेक्चर को आप पढ़ा दें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं सेशंस में। पढ़ाना जैसे कि कोई ट्रेनर पढ़ा रहा हो तो उसके साथ इंगेजमेंट बनाएं। जो अगर कोई क्वेश्चन है उसका आंसर दें, ताकि ना थोड़ा सा आपकी जो इंगेजमेंट है वो अच्छी हो जाए सेशन में, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पढ़ का हमारा स्टाइल है, या इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें, तो आपको ना थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा।
अब चलते हैं हम इसके ऊपर। आर्ट्स के राइटिंग मॉड्यूल में दो टास्क हैं। सबसे पहला है टास्क वन। टास्क वन में क्या है, आपको कोई भी पाई चार्ट दिया गया होगा, कोई भी आपको लाइन ग्राफ होगा, कोई भी क्वेश्चन में हमारे पास कुछ भी विजुअलाइजेशन चीज हो सकती है जिस हमें कहा होगा कि आप इसके बारे में लिखें। यहाँ पे देखें, लिखा हुआ यू मस्ट राइट एन ऐसे एक्सप्लेनिंग द मेन फीचर्स ऑफ द फिगर एंड मेक कंपैरिजन वेयर रेलेवेंट। You must not include any personal opinion while you are explaining in the figure। तो यहाँ पर जो इसकी टिप है वो ये लिखी गई है कि आपने टास्क वन में अपना कोई भी ओपिनियन नहीं देना। ठीक है। यू जस्ट नीड टू डिस्क्राइब एंड रिपोर्ट व्हाट यू आर गिवन। तो हमें जो भी डायग्राम दी गई होगी, कोई मैप हो सकता है, बाई चार्ट हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, कुछ भी दिया गया होगा, हमने क्या करना है उसके बारे में लिखना है टास्क वन में। और ये सारा कुछ हम 20 मिनट्स के अंदर कर रहे होंगे, और जो लेंथ होगी हमारे उस ऐसे की वो होगी 150 वर्ड्स। अब इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अब इस 20 मिनट्स को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ट्राई स्पेंडिंग 5 मिनट्स ऑन ईच पैराग्राफ। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि आप अगर अपनी राइटिंग को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 150 वर्ड्स की राइटिंग को, तो 5 मिनट्स ईच पैराग्राफ को आप दे सकते हैं। उसके बाद क्या है, यू माइट हेल्प टू ऑर्गेनाइज योर टाइम बेटर। ओके, रीड द क्वेश्चन, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द चार्ट। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि आपके पास जो भी वो क्वेश्चन दिया गया है, जो बार ग्राफ है या मैप है, आपने उसे अच्छे से पढ़ना है कि उसमें बात क्या लिखी गई है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने लिखना कैसे, आप अपने ब्रेन में चीज़ों को समराइज कर सकें। नेक्स्ट 5 मिनट्स में आप क्या कर सकते हैं, ट्राई टू फाइंड टू जनरल पॉइंट्स। यानी कि अगेन जो वो डायग्राम है या जो भी वो चीज़ है उसके बारे में आप पॉइंट्स गैदर करना स्टार्ट कर दें। अगर कोई दो, फॉर एग्जांपल, दो कंट्रीज को अगर वहाँ पे दिखाया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, उन दो कंट्रीज के अगर पॉपुलेशन की बात है तो आप देख सकते हैं कि किस पीरियड में उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, किस पीरियड में कम हो रही है, या कहीं इस तरह के जो पॉइंट्स है आपने उसको देखना है। लुक फॉर द बिग पिक्चर। अगेन वो कह रहे हैं कि अगर आप ब्रॉडर पिक्चर की तरफ जाएंगे तो आपको ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, लास्ट 10 मिनट्स में डिस्क्राइब द स्पेशल पॉइंट्स। यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपने थोड़ा सा ओवरव्यू देख लिया, देन आपने थोड़ा सा ब्रॉडर पिक्चर को देख लिया, देन आपने क्या किया, ये जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे लिखी गई थी कहीं ना कहीं, एक सेकेंड, मेक कंपैरिजन वेयर रेलेवेंट, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपको क्वेश्चन में दी गई होगी। तो इसका क्या मतलब है कि अब आपने उस मैप में या डायग्राम में कुछ ऐसे कंपैरिजन के पॉइंट्स अगर हैं तो उस थोड़ा सा देख सकते। उसके बाद यहाँ पे मजीद टिप्स को देखें तो दिया गया है, द हाइट स्टार्टिंग टास्क वन इज एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर टास्क which require you to write a fairly precise account of some information presented in a graph, uh, from such as graph, table or some pictorial representation of data। अगेन यहाँ पे उस बात को ही लिख रहे हैं कि आपने जो भी वो मैप है उसको ही टारगेट करना है, खुद से आपने कुछ भी अपना नहीं लिखना। तो इससे आप अच्छे से टाइम मिले तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा। अब टास्क टू पर आ जाएं तो 20 मिनट्स आपने स्पेंड करने हैं टास्क वन पे, एंड आपने क्या करना है, आपके पास 40 मिनट्स रिमेनिंग होंगे, वो आपने स्पेंड करने हैं टास्क टू पे। अब टास्क टू उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। उसमें आपको कोई एक उन्होंने क्वेश्चन दिया होगा, आपने उस क्वेश्चन पर अपना ओपिनियन, आपने आर्गुमेंट्स, या जो भी वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, आपने उसके बारे में एक कंप्लीट ऐसे लिखना है जो होगा 250 वर्ड्स का एटलीस्ट। ये रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन की। अ, इसे हम डिटेल में तब देखेंगे जब हम टास्क टू पे आएंगे। आज टास्क वन को स्पेसिफिक देखते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट आ जाता है टास्क वन में वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी में ये है कि आपने एक अच्छे वर्ड्स को क्या कहते हैं लेके चलना है,
एक रेंज ऑफ वर्ड्स, गुड वोकेबलरी जो होगी ना आपकी, वो आपको अच्छे। माइक म्यूट है सर आपका। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है और वॉइस क्लियर है, एक दफ़ा बता दें। जी जी। ओके। ओके, तो अब आते हैं थोड़ी सी कॉमन मिस्टेक्स की तरफ। यहाँ पे देखें, बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है। इस तरह के जो वर्ड्स हैं, आई डोंट थिंक और वी कांट से, ये दो वर्ड्स उन्होंने स्पेसिफिक दिए हैं हमें। अब देखें यहाँ पे क्या है कि ये जो वर्ड्स हैं ना, ये एक तरह से एब्रिविएशन के तौर पे लिखे गए। इनकी अगर फुल फॉर्म को देखें तो वो आगे लिखी लिखी हुई है, आई डोंट डू नॉट थिंक और वी कैन नॉट से। अब पीछे क्या था, वो उन्होंने लिखा है इसे थोड़ा सा कॉन्ट्रेक्शन में लिखा हुआ है, और यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट एक्सपेंड किया हुआ है। तो एकेडमिक राइटिंग में हमने कभी भी कॉन्ट्रैक्शन में को नहीं लिखना। इस तरह से हमने कभी भी नहीं लिखना, हम इसकी बजाय पूरे का पूरा वर्ड लिखेंगे, आई डू नॉट थिंक। तो इस तरह की आपने चीज़ों को ध्यान में रखना है जब आप लिखने होंगे। उसके बाद क्या है, अगर तो आपका जो हमारे पास ऐसे का जो पार्ट है, उसका जो वर्ड काउंट है, आपने उससे कंप्लीट लाजमी करना है। यहाँ पे एक और बात डिस्क्राइब की गई है कि जो हमारे पास है ना लिखने का सीन, कुछ स्टूडेंट्स का ये भी माइंड होता है कि अगर रिक्वायरमेंट 250 वर्ड्स की है और हम ऐसा करेंगे 350 वर्ड्स तक ऐसे को लिखेंगे, तो इससे हमारे बैंड्स अच्छे आ सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है कि इस तरह करने से आपका एक तो टाइम वेस्ट होगा, और दूसरा ये आर्ट्स का जो क्राइटेरिया है चेकिंग का, उसके अकॉर्डिंग नहीं है। उन्होंने आपकी राइटिंग को देखना है, ना कि आपकी राइटिंग के लेंथ को। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक ये कुछ पॉइंट्स हैं इस तरह के लिखे गए, इन्हें आप देख सकते हैं डिटेल में। आप डायरेक्टली ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास है, हमारा टास्क वन, उस पे आते हैं। यहाँ पे जो स्कोरिंग के क्राइटेरियाज है ना, बेसिकली वो है टास्क वन और टास्क टू का देख लें, यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले हमारे पास अगेन वही चीज़ आ जाती है, 20 मिनट्स टास्क वन को देने हैं और 40 मिनट्स टास्क टू को देने हैं। यहाँ पे वेटेज लिखी गई है कि टास्क इम्पोर्टेंट दोनों ही है, लेकिन जो टास्क टू है उसकी वेटेज ज्यादा है, 66% तक ऑलमोस्ट। अब कोहेरेंस और कोहेशन ये आपके राइटिंग में लाजमी होने चाहिए, यानी कि आपका जो लॉजिकल फ्लो होगा लाइंस का, वो मैच करना चाहिए। अगर पीछे कोई आप बात कर रहे हैं तो आगे उसी बात को लेके चलना है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप पॉइंट ए की बात कर रहे हैं तो ऐसा ना हो नेक्स्ट टाइम में आप अचानक से पॉइंट सी पे आ जाएं। आपने पॉइंट बी को लाजमी इंक्लूड करना है अपनी राइटिंग में। उसके बाद लेक्सिकल रिसोर्सेज, इसका अगेन क्या मतलब है कि आपकी जो वोकैब है वो अच्छी होनी चाहिए, और अच्छे लिंकिंग वर्ड्स को आपने यूज करना है थ्रू आउट दी अपनी राइटिंग में। देन ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, ये डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो लाइंस होंगी ऐसे कि उसमें ग्रामर का जो फ्लो है या ग्रामर की कोई गलती वगैरह ना हो। ये मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप अगर डिटेल में इसे देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा। वही बातें लिखी हुई गई हैं कि सिनोनिम्स कैसे यूज करने हैं और लिंकिंग वर्ड्स को यूज करना है अपनी लाइंस में। इस तरह की बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब डायरेक्टली हम ऐसा करते हैं कि टास्क वन पे आते हैं। अब देखें, यहाँ पे ये है क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। ये टेबल एक हमारे पास दिया गया है, आप देखें, ये एक टेबल है। इस टेबल में
सिटीज दी गई हैं, एक है लंदन, देन पेरिस और देन टोक्यो। यहाँ पे एक डेट ओपन दिया गया है हमें कि यहाँ पे लंदन के लिए एक ये डेट है, फिर ये डेट है, और टोक्यो के लिए ये डेट है। अब यहाँ पे किलोमीटर्स दिए गए अगेन, और यहाँ पे पैसेंजर्स पर ईयर का अगेन उन्होंने हमें एक नंबर दिया है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। द टेबल below gives the information about the underground railway system in 6 cities। अब देखें यहाँ पे क्या है कि ये जो टेबल है, ये एक अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क का है जो कि कंसिस्ट है इन सिटीज पे। अब आपने क्या करना है, ये अब क्वेश्चन की लाइन है, ये वाली, ये लाइन क्वेश्चन की है। समराइज द इंफॉर्मेशन by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant। यहाँ पे कहीं भी उन्होंने हमसे अपना ओपिनियन नहीं पूछा इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में। यानी कि उन्होंने क्या कहा है कि आप ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ये ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन है, आप इसे समराइज करें। इसके जो मेन फीचर्स हैं, जैसे कि मेन फीचर्स में क्या होगा, देखें अब ये जो मेट्रो स्टेशन है लंदन का, ये खुला था 1863 में या 1863 में। तो ये फीचर्स हो गए, आपने इन फीचर्स को लेके चलना है। और अगर कहीं कंपैरिजन भी आपको नजर आए कि कंपैरिजन है, तो आप उसको भी लेके चलें। तो ओवरऑल क्या हमें यहाँ पे दिया है उन्होंने कि आपने इस चीज को डिस्क्राइब करना है जो आपको दिया गया है, आपने अपने से कुछ नहीं यहाँ पे ऐड करना। इसी तरह से यहाँ पे नीचे एक और एग्जांपल है, और एग्जांपल्स क्वेश्चंस दिए गए। अब अगर हम देखें कि इसका आंसर कैसे होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे 6 सिटीज आ गए। लंदन आ गया, लंदन में मेट्रो स्टेशन ओपन हुआ था 1863 में। जो मेट्रो थी उसकी जो लेंथ थी रेलवे की, वो थी 394 किलोमीटर्स, और 775 मिलियन पैसेंजर्स एवरी ईयर ट्रेवल करते थे लंदन में इस ट्रेन के थ्रू। इसी तरह पेरिस का जो स्टेशन था वो ओपन हुआ था 1900 में। इसकी जो लेंथ थी वो थी 199 किलोमीटर्स, और इसमें जो पैसेंजर थे वो ट्रेवल करते थे 1191 मिलियंस पर ईयर। अब देखें यहाँ पे क्या है, इसी तरह से ये नीचे सब दिए गए। अब यहाँ पे देखें, जो लंदन था उसका स्टेशन सबसे पुराना है ओवरऑल, अगर देखें ये सबसे ओल्ड है। उसके बाद आगे देखें, तो उसके बाद 1900 में पेरिस का स्टेशन बना, फिर 1927 में टोक्यो का बना, फिर वाशिंगटन डीसी, देन क्योटो, एंड देन लॉस एंजल्स। और यहाँ पे इनकी जो रेलवे की लेंथ है वो भी दी गई है, और यहाँ पे पैसेंजर्स भी दिए गए हैं। अब एक अभी अभी हमने क्या किया, जब हमारा टास्क 1 स्टार्ट हुआ, तो हमने 2 से 3 मिनट्स अच्छे से इस डायग्राम को देख लिया और अंडरस्टैंड कर लिया कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। अब इसके आंसर्स के बारे में वो आगे लिखते हैं कि आपने इंट्रोड्यूस्ड द टेबल, टेबल को आपने अच्छे से देख लिया, ओके। फिर आपने क्या है, लिख लिया कि कहाँ पे कंपेयर कर रहा है या ये क्या चीज़ शो कर रहा है। देन आपने मेन बॉडी पैराग्राफ में क्या देखना है, इसके जो ट्रेंड्स हैं उसे आपने देख लिया। इसकी अगर कोई फिगर दी गई है वो आपने देख ली। कंपैरिजन कहीं आपको नजर आ रहा है, आपने वो देख लिया। और एक्सेप्शंस अगर यानी कि कोई एक खास चीज़ है किसी एक चीज़ के बारे में, तो उसे आपने अलहदा से एक्सप्लेन कर दिया। You should summarize the key trends and key exceptions that you have described in the main body। मेन बॉडी में अगर आप जो भी डिस्क्राइब करेंगे, कोई अगर वो की ट्रेंड का क्या मतलब है, क्योंकि कि ओवरऑल कोई मेन पॉइंट अगर आपको दिया गया है, कोई आपको नजर आ रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला स्पेशल ये पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या कह रहे हैं कि आप उसे एक अलहदा से लिख सकते हैं मेन बॉडी के बाद। और एक्सेप्शन का भी यही मतलब है कि कोई अगर अनोखी चीज है तो उसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में, ये जो टेबल है इसकी जो राइटिंग है उसका सैंपल ऐसे यहाँ पे हमें दिया गया है, इसे एक दफा देख लेते हैं। अब एग्जामिनर ने इसे 8 बैंड्स के तौर पे मार्क किया है। अब देखें ये स्टार्ट कैसे हो रहा है। द टेबल शोज दैट
The table shows data about the underground rail network in 6 major cities. It compares the 6 networks in terms of their age, size, and number of people who use them each year. अब सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने जो लाइन से स्टार्ट किया है उसको अगर आप गौर से देखें तो ओवरऑल इसे डिस्क्राइब किया है इसी चीज को। ये जो लाइन है, जो क्वेश्चन की लाइन है, कि टेबल है हमारे पास रेल नेटवर्क का और 6 डिफरेंट सिटीज का। उन्होंने यहाँ पे इसे एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। 6 नेटवर्क्स इन द टर्म ऑफ देयर एज, साइज एंड नंबर ऑफ पीपल हु यूज दैम। देखें यहाँ पे इनका क्या कहते हैं, हमारे पास डेट आ गई कब ओपन हुआ था, कितने किलोमीटर थे यानी कि साइज आ गया, और कितने पैसेंजर थे वो भी आ गया। इन सब चीजों को यहाँ पे उसने एक लाइन में समराइज किया है। इट इज क्लियर दैट द 3 ओल्डेस्ट अंडरग्राउंड सिस्टम्स आर लार्जर एंड सर्व सिग्निफिकेंटली मोर पैसेंजर देन द न्यूअर सिस्टम। अब एक यहाँ पे खास पॉइंट था, उसे भी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया अपने इंट्रोडक्शन में, कि जो 3 पुराने थे ये वाले फर्स्ट 3, इसमें क्या है, इसकी लेंथ भी ज्यादा है, देखें किलोमीटर से इसके ज्यादा है, और पैसेंजर्स भी ज्यादा इन पे ट्रेवल कर रहे हैं बनस्बत इनके। देखें 144, फिर नंबर 45 पे जा रहा है, फिर 50 पे जा रहा है, तो ये नंबर काफी छोटा है इस नंबर के अकॉर्डिंग। तो इंट्रोडक्शन में क्या किया उन्होंने, यहाँ पे एक लाइन में स्टार्ट कर दिया कि ओवरऑल डिस्क्राइब कर दिया पूरे के पूरे इस टेबल को। देन एक तरफ से स्टार्ट किया द लंदन। अब देखें सबसे पहले उन्होंने जो टॉप पे लिखा हुआ था एक तरफ से स्टार्ट कर दिया। द लंदन अंडरग्राउंड इज द ओल्डेस्ट सिस्टम हैविंग ओपनड इन 1863। अगेन वो डेट थी जो मेंशन है यहाँ पे, उसे यूज किया गया है। लंदन था उसे यूज किया गया है। ये इसके जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा है, उसे उसे डिस्क्राइब किया है, और जो पैसेंजर है उसे डिस्क्राइब किया है। उसके बाद आगे देखते हैं, इट आल्सो द लार्जेस्ट सिस्टम। अगेन वही बात जो यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है, विद 394 किलोमीटर ऑफ रूट। द सेकंड सिस्टम इज पेरिस, ओनली अबाउट द हाफ द साइज। अब देखें, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है हमारे पास नंबर 400 का, ठीक है। अगर इसे राउंड ऑफ करें, और इस नंबर को देखें ये है 200, इसे राउंड ऑफ करें, तो बजाय कि उसे लिखने के लंदन का 394 किलोमीटर था और पेरिस का 199 किलोमीटर था, उसे एक अच्छे वे में लिखा गया है। वो अच्छा वे क्या है, वो ये है, पेरिस इज अबाउट हाफ द साइज ऑफ द लंदन अंडरग्राउंड। यानी कि ये जो वर्ड है ना, हाफ द साइज, ये वर्ड क्या है, ये फ्लुएंसी को बनाने के लिए उन्होंने एक अच्छा वर्ड यूज किया है बेसिकली। यहाँ पे देखें, इसे ब्लू ब्लू लाइन में हाईलाइट किया है स्पेसिफिकली। इसका क्या मतलब है, यूजफुल लेस कॉमन वर्ड्स दैट बूस्ट फ्लुएंसी इन द राइटिंग। तो ये वर्ड्स जो यहाँ पे ब्लू में हाईलाइट किए गए ना, ये थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है कि आप किस तरह से लिख सकते हैं। लिखने का जो वे है उसे आप किस तरह से देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। हाउएवर, अब ये क्या है, ये एक वर्ड है जिसे हम लिंकिंग वर्ड कहते हैं। यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, टिप्स में देखें लिंकिंग वर्ड्स, हाउएवर, मोरओवर, इन कंट्रास्ट, एज अ रिजल्ट और फॉर एग्जांपल। तो ये वर्ड्स हैं आपके लिंकिंग वर्ड्स। आप जब एक नई लाइन स्टार्ट करेंगे तो पिछली लाइन को, जो ये वाली लाइन है, इसे इस न्यू लाइन से जोड़ने के लिए आप ये लिंकिंग वर्ड को यूज कर सकते हैं। However, it serves more people per year, while the Tokyo system is only third in size. अब उसने लंदन की बात भी कर ली, पेरिस की बात भी कर ली, अब वो आ गया टोक्यो पे। टोक्यो का साइज देखें तो अगेन स्मॉल हो चुका है। यहाँ पे 200 था और यहाँ पे 155 हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक जो हमें बात बताई गई है वो क्या है, अब यहाँ पे 1191 जो पैसेंजर हैं मिलियंस में, वो इसे यूज कर रहे हैं। लेकिन टोक्यो का जो देखें वो साइज कितना स्मॉलर है।
लेकिन टोक्यो के पीपल देखें कितने ज्यादा हैं, 1927। तो यहाँ पे जंप है एक अचानक से कि इस वाले टोक्यो स्टेशन से पीपल ज्यादा, जो पैसेंजर है वो ज्यादा ट्रेवल कर पा रहे हैं। तो इस लाइन को वहां उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, इस जगह पे, इन थर्ड साइज, इट इज मोस्टली यूज्ड विद 1927 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि टोक्यो का बेशक साइज छोटा है, लेकिन उससे ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अगर हम एनुअली देखें। उसके बाद यहाँ पे देखें, अब हमारे पास वंश, अब हमने इन तीनों को डिस्क्राइब कर दिया है, यहां तक हम कवर कर चुके हैं, यहां तक। अब इन तीनों को, ये जो थे ना, इसे अब उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है, इनकी कैटेगरी बनाई है कि ये न्यूअर है, यानी कि 1976, फिर 1981 और 2001 में ये बना था। अब उन्होंने इसकी कैटेगरी क्या बनाई कि इन्हें उन्होंने बताया कि ये नए वाले हैं। यहाँ पे देखें, ऑफ द थ्री न्यूअर, अब यहाँ पे वर्ड उन्होंने इस तरह से यूज किया है। द वाशिंगटन डीसी इज द मोस्ट एक्सटेंसिव with 126 kilometer of route compared to only 11 and 28 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखें, उन्होंने पहले इन तीनों को डिस्क्राइब कर दिया, ये वाले। उसके बाद जब वाशिंगटन डीसी की बारी आई ना, तो वाशिंगटन डीसी को उन्होंने कंपेयर किया इनके साथ, ये 11 और 28 के साथ, कि अब वाशिंगटन डीसी ज्यादा बड़ा है और क्योटो और लॉस एंजल्स वो छोटे हैं। तो इस तरह से इसे डिस्क्राइब किया उन्होंने। और अब यहाँ पे देखें, अगर हम पैसेंजर्स के बारे में देखें, तो डेफिनेटली यहाँ पे पैसेंजर्स ज़्यादा हैं, फिर यहाँ पे कम हो रहे हैं, और यहाँ पे 5 मिलियंस जो पैसेंजर है वो एनुअली यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो अब पहले उन्होंने इस तीन को डिस्क्राइब कर दिया, अब इस तीन को डिस्क्राइब कर दें। अ, देखें, द मोस्ट एक्सटेंसिव, ये वर्ड यूज़ किया है उन्होंने फ्लो को बनाने के लिए। With 126 kilometer of route compared to only 11 and 28 of Kyoto and Los Angeles. Okay. The Los Angeles system is the newest, having opened in 2001. अब देखें, ये सबसे न्यूएस्ट है लॉस एंजल्स। तो इस पॉइंट को उन्होंने एक अलग लाइन लिख के उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। While the Kyoto system network is the smallest and serves only 45 million passengers per year. In short, the latest railway system serves fewer passengers than the oldest due to the large gap between the kilometers of their routes. अब इस लाइन को देखें, ओवरऑल उन्होंने इसे कंक्लूड किया है कि जो नए वाले हैं उनमें पैसेंजर्स कम है, और जो पुराने वाले हैं उनमें पैसेंजर्स ज्यादा हैं। तो इस ओवरऑल जो पॉइंट है उसे लिखते हुए उन्होंने इस लास्ट लाइन में कवर कर दिया। इसकी लेंथ जो है वो है 206 वर्ड्स की, और ये जो राइटिंग का स्टाइल है, इसका जो एग्जामिनर ने इसको मार्क किया है वो है 8 मिनट्स। तो यहाँ पे आप, अगर आप एक पॉइंट को देखें, तो इस ओवरऑल जो हमारे पास राइटिंग में, इसमें कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं यूज किया हुआ जो हमने पहली दफा देखा हो, यानी कि वोकेबलरी कोई बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल या हाई वर्ड्स यहाँ पे देखें ना, तो वो हमें नहीं मिलते। सिंपल वोकैब है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे वे में उसे यूज किया है। ये जो ब्लू में वर्ड हाईलाइट किए हैं ना, इस तरह से फ्लुएंसी को बनाया गया है। ये आप देख लें, इस तरह के वर्ड्स को यूज करते हुए, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो हमने पहली दफा देखा देखा हो, लेकिन ओवरऑल देखें कितने अच्छे वे में डिस्क्राइब किया है। और इसका जो बैंड है वो है 8। तो ये एक आइडिया था कि किस तरह से हमने डिस्क्राइब करना है। तो ओवरऑल अगर थोड़ा सा इसे ब्रॉडर पिक्चर में देखें, तो वो हमें मिलेगी कि कहीं भी हमने अपना ओपिनियन इस ओवरऑल टास्क वन में नहीं दिया कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ऐसे है, ये कहीं भी नहीं दिया। तो टास्क वन को इस तरह से आपने लेके चलना है। उसके मेन फीचर से उसके बारे में लिखा। अगर कोई कंपैरिजन था, जैसे कि कंपैरिजन उन्होंने कैसे बनाया कि इन तीनों को अलग लिख दिया,
और इन तीनों को अलहदा लिख दिया। तो ये एक तरह से उन्होंने कंपैरिजन क्रिएट किया, वेयर एलिमेंट अगर बनता है तो अभी तक आपका कोई क्वेश्चन हो टास्क वन में तो इसको देख, किसी का क्वेश्चन हो। सर टास्क वन में तो 150 वर्ड लिमिट है ना, तो ये 206 वर्ड है जिसको मतलब कि मार्क किया गया है। यस मैम, वर्ड्स की जो मिनिमम लिमिट है वो है 150, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने, अगर आप देखें तो यहाँ पे लाइन लिखी गई है, अ, यहाँ पे यहाँ पे वो बता देते। अ, यहाँ पे देखते हैं, एक सेकंड में देख लूँ। अच्छा, ये टास्क टू के बारे में लिखा हुआ है। तो ये लिमिट इस तरह से है, you should write more than 250 words. Some examiner might use different methods to count the word. Compare calling 90% one word or two. Safe side पे और फिर 250 वर्ड। अच्छा, ये टास्क टू में लिखी हुई है सब चीजें। तो आपके अगर क्वेश्चन है ना कि आपने कहा है मिनिमम क्राइटेरिया है लिखने का, और 206 वर्ड्स लिखेंगे आपने। जब आप लिखेंगे ना, ये तो एक उन्होंने डिस्क्राइब किया। जब हम या कि- आप लिखना है, जो जो सिक्स वर्ड एक दफा। ओके, तो मैम आपके क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर यही था कि हम वर्ड का जो काउंट है ना 150 से कंप्लीट करना है। और ज्यादा वर्ड्स लिखने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमें बैंड अच्छा मिलेगा। हमारा जो अच्छा बैंड है उससे कैलकुलेट करने का जो आर्ट्स का वे है वो यही है कि आप का जो राइटिंग है उसमें कनेक्टिंग वर्ड्स कैसे हैं, उसमें कोहेरेंस कैसी है, लेक्सिकल जो वो कैब है उसे आप कितने अच्छे से यूज किए। तो ये एक वे है कैलकुलेट करने का। आई होप कि आपको आंसर मिल चुका होगा अब एक करते हैं, एक और देख लेते हैं। ओके, तो ये स्क्रीन विजिबल है आपको, एक दो बताइएगा। जी विजिबल। ओके, तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। The table below gives information about the daily cost of water per person in 5 different countries. Figures are based on the minimum daily requirement per person 11.5 liters.
Summarize the information by selecting and putting the main features and make comparison where relevant. अब टेबल को अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो वे है, पहले आपने 2 से 3 मिनट टेबल को देने हैं। ठीक है, आपने अच्छे से देखना है टेबल को। अब टेबल को देखने तो पहले कंट्री में हमारे पास तंजानिया, युगांडा, पाकिस्तान, यूके एंड यूएस, ये 5 कंट्री इनका लिखा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, डेली कॉस्ट पर पर्सन। तंजानिया में 6.4 सेंट्स है, युगांडा में 4.1 सेंट्स, पाकिस्तान में 1.76 सेंट्स, यूके और यूएस में 1.3 या 0.85। अब यहाँ पे लिखा है कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ एवरेज डेली वेज। अच्छा, युगांडा की जो डेली तंजानिया की डेली वेज है, उसके अगर अकॉर्डिंग पानी का जो खर्चा देखें ना, तो वो 5.71% होता है। यानी कि अगर तंजानिया में कोई पर्सन डेली का 100 रुपया कमा रहा है, तो उस 100 में से ऑलमोस्ट 5.7, यानी कि ऐसे राउंड ऑफ देखें तो 6 रुपये पानी पे लगा रहा है अपने डेली के। तो इसी तरह से अगर युगांडा को देखें तो वो 3 रुपये लगा रहा है। पाकिस्तान में देखें तो अगर कोई पर्सन 100 रुपया डेली का कमा रहा है, तो वो 1 रुपया पानी पे खर्च कर रहा है। और अगर यूके और यूएस में देख, अब क्या हुआ, अब अभी हमने अच्छे से देख लिया कि टेबल में क्या चीज डिस्क्राइब की गई है। तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे मेन फीचर लिखा है, एक्सप्लेन द ग्रुप ट्रेंड्स, गिव सिलेक्टेड फिगर्स, कंपेयर, एक्सप्लेन एक्सेप्शंस। वही बातें अगेन रिपीट की हैं कि आपने अच्छे से टेबल को देख लेना है। अब इसका अगर आंसर देखें तो सबसे फर्स्ट लाइन आगे, द टेबल कंपेयर्स हाउ मच पीपल हैव टू पे फॉर द मिनिमम डेली वाटर नीड्स इन 5 कंट्रीज। इट आल्सो शोज व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज डेली वेज ईच लोकेशन रिप्रेजेंट्स। अब ये जो फर्स्ट लाइन है ना, बेसिकली ये जो लाइन है, इस लाइन में अगर आप देखें ना, तो यही लाइन जो है, द टेबल बेलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डेली कॉस्ट ऑफ वाटर पर पर्सन इन 5 डिफरेंट कंट्रीज। फिगर्स आर बेस्ड ऑन द मिनिमम डेली पर पर्सन ऑफ 11.5। अब फर्स्ट लाइन को उन्होंने क्या किया है, अपने आंसर की फर्स्ट लाइन को उन्होंने क्वेश्चन की ही अगेन फर्स्ट लाइन के साथ एक्सचेंज किया है, लेकिन उसका जो लिखने का वे है उसे चेंज किया है। वही बात है, अगर आप गौर से देखें यही लाइन रिपीट की है, लेकिन उन्होंने ना उसे पहला फिर जिसके ना रिफ्रेश किया है। तो सबसे फर्स्ट लाइन आपने इसी तरह से लिखनी है। कोई भी क्वेश्चन हो, जो क्वेश्चन में लाइन दी गई है उसी लाइन को आपने रिफ्रेश करके लिख देना है अगेन। और अब क्या हुआ, जब हमारा मेन पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी डैट। अब देखें, ये जो ब्लू हाईलाइट किया है, ये कोहेरेंस और कनेक्टेड वर्ड के तौर पे उसे यहाँ पे दिखाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी डैट तंजानिया एंड युगांडा हैव द हाईएस्ट डेली कॉस्ट ऑफ वाटर। जो टेबल में दिखाया गया है कि तंजानिया और युगांडा में जो लोग स्पेंड कर रहे हैं कि 100 रुपये में से वो 6 रुपये तंजानिया वाले यूज कर रहे हैं और 4 रुपये यूज कर रहे हैं युगांडा वाले पानी पर। तो उन्होंने इसी चीज को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, हैव द हाईएस्ट डेली कॉस्ट ऑफ वाटर। और फिर क्या लिखा है, वाइल। देखें ये आ गया लिंकिंग वर्ड, वाइल द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम हैव द लोएस्ट। अब यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या किया है, इस लाइन में देखें, ये जो लाइन है यहाँ पे कंपैरिजन है वाइल को यूज करते हुए। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मेक कंपैरिजन वेयर रेलेवेंट। यहाँ पे कंपैरिजन उन्होंने कैसे बनाया है कि इन दोनों कंट्रीज को ले लिया और इन दोनों कंट्रीज को ले लिया। यहाँ पे लोगों का खर्चा ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे लोगों का खर्चा कम है। तो इस चीज को उन्होंने यहाँ पे लाइन में, एक लाइन में डिस्क्राइब कर दिया। अब आगे उन्होंने क्या किया है, दिस मीन्स फॉर एग्जाम्पल डेट तंजानिया पे, वही बात जो टेबल में बताई है वो उन्होंने अगेन उसे लिखा है। अब तंजानिया और अमेरिका का सिंगल कंपैरिजन किया है, ठीक है। उसके बाद देयर डिफरेंसेस आर इवन ग्रेटर व्हेन वी कंसीडर द परसेंटेज ऑफ द डेली एवरेज वेज this cost represents. In both Tanzania and Uganda, the cost is significant, accounting for 5.7
परसेंट एंड 3.2 रिस्पेक्टिवली। टेबल की जो इंफॉर्मेशन है उसे अगेन उन्होंने यहाँ पे लिखा है, however in the US and UK the cost is only a fraction of the digital wage। अब ये जो परसेंटेज है उसे लिख दिया। And although the daily cost of water in Pakistan is similar to that of the UK, it represents up to 1.1% of the daily wage। अब पाकिस्तान के बारे में जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने क्या लिखा कि पाकिस्तान की जो वेज है वो सिमिलर है यूके के साथ। अगर यहाँ पे देखें तो डिफरेंस तो उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने लिखा है। और एट द एंड उन्होंने क्या लिखा, इन जनरल द टेबल शोज दैट देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ वाटर इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट। इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट, अब ये लिखने वाले ने खुद से थोड़ा सा अपने ब्रेन को यूज करते हुए लिखा है कि ये जो कंट्रीज हैं ये डेवलपिंग कैटेगरी में आती हैं और ये जो है ये डेवलप्ड हो चुकी हैं। इस वेस्ट में इसको उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड्स को यूज करते हुए यहाँ पे लिख दिया, इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट और वगैरह वगैरह। ओवरऑल क्या किया है, उसी टेबल को उन्होंने डिस्क्राइब किया है अच्छे तरीके से। और यहाँ पे वर्ड काउंट है 182, इसका जो बैंड है वो है 8। तो ये कुछ हमारे पास था वे लिखने का कि आप आइडिया कर सकते हैं कि आपने किस तरह से लिखना है। आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा कि किस तरह से आपने टास्क वन को लिखना है जब भी लिखना हो। तो अब एक और पॉइंट आ जाते हैं। अब चैट जीपीटी को आपने देख लेना यहाँ पे। अब चैट जीपीटी में यहाँ पे कस्टम हमारे पास ना अवेलेबल होते हैं मॉडल। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया इट्स सेटिंग का, तो यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स आ गए मेरे पास। तो आपने क्या करना है, ये जो मॉडल्स यहाँ पे है ना इसमें से किसी को भी यूज कर लें और क्या करें कि जो आपने राइटिंग लिखनी है ना जब प्रैक्टिस के बाद हवाले से लिखें। जैसे कि ये एक रियल क्वेश्चन है, देखें यहाँ पे, द ग्लास below gives the information about the number of participants of different activities and on social center in Melbourne, Australia for the period 2020। अब ये क्वेश्चन दिया गया है। अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अपने एंड पे। इस क्वेश्चन को देखना और जो भी आपको समझ आता है इस टिप्स को यूज करते हुए कि आपने 4 पैराग्राफ में लिखना है। ये है पैराग्राफ नंबर 1, ये है 2, ये है 3 और ये 4th। आपने इस तरह से इसका आंसर डिजाइन करना है और उस आंसर को लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस कस्टम जीपीटी को दे देना है। अब ये आप जब अपना आंसर इसे प्रोवाइड करेंगे ना तो ये आपको फीडबैक देगा कि जो आपने रेटिंग लिखी है ना वो 6 बैंड्स की है, 7 बैंड्स की है या 8 बैंड्स की है। तो इससे क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं। वो आपको हाईलाइट कर देगा कि ये जो पॉइंट आपने लिखे हैं ना आपने इस तरह से नहीं इस तरह से लिखना है, आपने ये वर्ड्स यूज करने हैं, ये वर्ड्स यूज नहीं करते। यहाँ पे आपका लॉजिकल फ्लो अच्छा है, यहाँ पे लॉजिकल फ्लो अच्छा नहीं है। तो ये कस्टम जीपीटी आपको ना बता देगा। तो आप इसे इस तरह से यूज कर सकते हैं अपनी आर्ट्स की राइटिंग में। तो और दूसरा पॉइंट आप क्या कर सकते हैं कि आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने के बाद इसे इसके जो राइटिंग होगी उसे गूगल डॉक्स में लिखें और लिखने के बाद आप स्लैक में शेयर कर दें। तो वहाँ पे जितने भी सीनियर्स एस्पायरेंट्स आर्ट्स के जिन्होंने आर्ट्स का एग्जाम दे दिया है या वो तैयारी कर रहे हैं वो आपको फीडबैक दे देंगे कि आपकी राइटिंग का में ये प्रॉब्लम्स है या ये बात आप अच्छी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने 6.5 बैंड स्कोर भी दिया है। अगर आप इसे भी पढ़ना चाहें तो इससे भी पढ़ के आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से डिस्क्राइब करना है। तो टास्क 1 के लिए यही चीज़ है कि आपने जो आपके पास क्वेश्चन है ना आपने उसके साथ स्टिक रहना है। आपने अपना ओपिनियन नहीं देना किसी भी पॉइंट पे टास्क 1 में, क्योंकि वहां पे आपसे अपना ओपिनियन ही पूछा गया।
अगर टास्क 2 को देखें ना, तो यहाँ पे देखें डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन। टास्क 2 में आपको उन्होंने क्वेश्चन में आपको कहते हैं कि आप अपना ओपिनियन दें। तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे ना तब आप अपना ओपिनियन देंगे, लेकिन टास्क 1 में आपने इस इंफॉर्मेशन के साथ जो यहाँ पे दी गई है इसके साथ स्टिक रहना है। इससे बाहर आपने कहीं भी नहीं जाना कि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। तो टास्क 1 में आपने इस तरह से लेके चलना है। अब कल क्या करेंगे, कल के लेक्चर में हम ऐसा करेंगे कि आर्ट्स की जो बुक है ना, अ, ये लेटेस्ट बुक है, इसके जो टेस्ट है ना उसे यहाँ पे बैठ के ना रियल टाइम में जो भी हमें समझ आती होगी हम उससे उसके अकॉर्डिंग ना यहाँ पे राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे। और आज आप ऐसा करें कि क्लास खत्म होने के बाद आप खुद से प्रैक्टिस करके एक दफ़ा देख लें और चैट जीपीटी से पूछ लें कि मेरी राइटिंग कैसी है, या स्लैग में शेयर करके पूछ लें कि ये मैंने लिखा है। तो कल इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैठ के ना रियल टाइम में डिस्कशन करते हुए डिजाइन करेंगे अपना आंसर, और उस आंसर पर फीडबैक चैट जीपीटी से भी ले लेंगे, और जो पार्टिसिपेंट्स है वो भी फीडबैक क्या कहते हैं दे देंगे, कि इस तरह से हम अपनी ना ओवरऑल राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, वरना क्या कहते हैं आज के सेशन में यही था, इसे कंक्लूड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। कोई ऐड करना चाह रहा हो, कोई बात हो ऐड कर दें, वरना आज का सेशन हम यहीं पे ना कंक्लूड करते हैं। ओके, तो कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई फीडबैक नहीं है, तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कल इंशाल्लाह हम ना रियल टाइम में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए टास्क आपका यही है कि आप आर्ट्स की ये जो बुक है मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को ना एक दफ़ा खुद से लिखें, और खुद से लिख के ना क्या कहते हैं प्रैक्टिस करके देख लें, और कल के लेक्चर में हम आपके जो आंसर्स होंगे उस पर डिस्कशन कर देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। कल इंशाल्लाह हम रियल टाइम में प्रैक्टिस भी करेंगे, और जो आपके आंसर्स हैं उस पर फीडबैक भी देख लेंगे।